डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे एक अगेन एक आरयूएचएस का एग्जाम पेपर को डिस्कस करने वाले हैं जो 2019 में आया था। यह आपके लिए मॉडल पेपर कहा जा सकता है और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्जाम में और आपको उस तरह का आंसर किस तरह से करना था। कई बार उठ पटांग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसमें आपको किस तरह से आंसर करना है, किस तरह से आपको लिखना चाहिए, वो सारी चीज बताने वाला हूं। अपन आज बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री में कौन से सेमेस्टर की बात कर रहे हैं? सेकंड सेम फार्मेसी की बात कर रहे हैं। ओके, देखिएगा यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री सेकंड सेम 2019 में हुआ था, जुलाई में एग्जाम। जनरली जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो 4 इंस्ट्रक्शंस होते हैं इस तरह से। ये 4 इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दूं, वैसे शायद आपको पता होगा। पहला इंस्ट्रक्शन होता है कि आपको क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना होता है। आपको रोल नंबर के अलावा यदि आप कुछ लिखते हैं तो आपको अनफेयर मींस में काउंट किया जा सकता है। फिर उसके बाद में दूसरा आता है क्वेश्चन सेक्शन ए का। सेक्शन ए में क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू होते हैं, जिसमें 5-5 क्वेश्चन होते हैं। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन आपको कंपलसरी होता है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से 10 क्वेश्चन के 2 नंबर के हिसाब से 20 मार्क्स का ए सेक्शन हो गया। फिर अपन बात करते हैं थर्ड पॉइंट मतलब बी सेक्शन के लिए, जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 होता है। 3, 4, 5 में से आपको कोई से 2 क्वेश्चन करने होते हैं और डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। इस तरह से ये भी 20 नंबर का पूरा सेक्शन होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे आपके पास चॉइस होती है, ए सेक्शन में आपके पास चॉइस नहीं होती। सिमिलरली सेक्शन सी की बात करें तो क्वेश्चन 6 और 7 होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों क्वेश्चन करने होते हैं। लेकिन दोनों क्वेश्चंस में सब सेक्शंस होते हैं, सब क्वेश्चंस होते हैं 5 और 4 होते हैं। 5 और 4 में से 4 और 3 करने होते हैं। 4 और 3 कितने हो गए? 7 हो गए। 7, हर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। इस तरह से 35 मार्क्स का होता है। टोटल 3 घंटे का होता है। इस तरह से आपका पूरा पेपर रहता है। दोस्तों, अपन बात करते हैं शुरुआत पहले सेक्शन की। तो सेक्शन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में जो बड़े उठपटांग क्वेश्चन आए हुए हैं, तो देखना उठपटांग का मतलब कैसे है। यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और मैक्सिमम 20 मार्क्स का क्वेश्चन, 20 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। 20 वर्ड्स में आंसर करना है। देखना, गिव क्लासिफिकेशन एंड केमिकल नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन 20 वर्ड्स। ओके, तो आपको यहाँ पे आंसर कैसे करना, बड़ा उठपटांग सवाल है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन सबसे पहले आप डिफाइन करें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन नोन एज कार्बोहाइड्रेट। ये हो गया इसकी केमिकल नेचर, ये डेफिनेशन हो गई। और इसकी क्लासिफिकेशन में इसकी जो मेन क्लासेज है, वो जरूर लिख दे, ताकि आपके 20 वर्ड्स में काउंट हो जाएगा और 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। डिटेल आप क्लासिफिकेशन नहीं लिख सकते 20 वर्ड्स में कार्बोहाइड्रेट का। ओके, अब मैं दूसरी बात करता हूं, ध्यान देना। डिफाइन एनर्जी रिच कंपाउंड एंड क्लासिफाई देम। ध्यान देना, एनर्जी रिच कंपाउंड क्या होते हैं, सबसे पहले उसका डेफिनेशन देना है। शायद आपको पता होगा एनर्जी रिच कंपाउंड, जैसे आपको एक एटीपी का नाम तो सुना होगा, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट जिसको अपन बोलते हैं, इनका डेफिनेशन देना है। डेफिनेशन के बाद में इनका क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है, तो क्लासिफिकेशन में भी यही कहूंगा मैं आपको, इसका मेन जो क्लासेज वो ही लिखें, बाकी आप डिटेल में नहीं जा सकते, क्योंकि 20 वर्ड्स की हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है। मतलब प्लस माइनस 2, 4, 5, 10 वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लिख सकते। और क्यों, बट ओबियस है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो अपन वैसे भी ज्यादा लिख के हमारा टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो ये ध्यान रखना। फिर आता है, देखिएगा, डिफाइन ग्लाइकोलाइसिस। ये करेक्ट है क्या? इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है, साथ में एक लाइन में आप एक जरूर लिखिएगा कि कहां होता है, साइटोसोल में होता है। तो ये चीज आप लिखेंगे तो आपको 100% 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर देखिएगा, अगेन बड़ा उठपटांग सवाल है। डिस्कस स्टेप्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। इट इज इम्पॉसिबल टू राइट 20 वर्ड्स ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। तो ध्यान देना, पहला इसमें यदि एग्जाम में एज ए कैंडिडेट बैठता तो मैं आपको बताता हूं मैं आंसर क्या लिखता। सबसे पहले सिट्रिक एसिड की डेफिनेशन लिखता है कि सिट्रिक एसिड साइकिल की डेफिनेशन लिखता है कि उसमें एग्जैक्टली क्या होता है, और उसके बाद में उसकी कौन सी स्टेप्स होती है, वो स्टेप्स का सिर्फ नाम लिखता। नाम में भी अगेन बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है, करीबन
आधा पेज भरेगा। तो दोस्तों ये चीज बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि एग्जामिनर ने इस तरह का क्वेश्चन बनाया है, लेकिन आपको आंसर क्वेश्चन आया है तो आपको आंसर करना है। ओके, फिर आता है देखना, डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगेन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट इन 20 वर्ड्स। तो ध्यान देना, सबसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जिसको आप बोलते हैं ईटीएस, ईटीसी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, ईटीएस भी बोलते हैं और चेन भी बोलते हैं। ओके, तो ध्यान देना, ईटीसी का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं, और यदि कई बार आता है ईटीएस बोला जाता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे ये सबसे पहले आप इसको डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद में ध्यान देना, यहाँ पे अगेन मैं कहूंगा, यहाँ पे मैकेनिज्म आपको डिटेल में नहीं जानी है, आप शॉर्ट में मैकेनिज्म लिखेंगे तो आप थोड़ा सही रहेगा। मैकेनिज्म की किस तरह से इसको फ्लो डायग्राम में बना देंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, ताकि वो आपको आसान लिखने में भी आसानी रहेगा और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इस तरह से आपको 2 नंबर मिलेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया पहला, क्लियर। फिर आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वेरी शॉर्ट। अगेन ये 20 वर्ड्स वाला क्वेश्चन है, बहुत छोटा है। एक क्वेश्चन का 2 नंबर है। अगेन देखिएगा, डिस्कस कीटो एसिडोसिस, इस तरह का क्वेश्चन जनरली नहीं आता। तो यहाँ पे आपको 2 नंबर के हिसाब से आपको आंसर क्या करना है, देखिएगा, कीटो एसिडोसिस की डेफिनेशन बतानी है। डेफिनेशन बताने के बाद में एक लाइन में आप ज्यादा से ज्यादा इसको आप कह सकते हैं, इसका सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं। सिग्निफिकेंस किस तरह से लिख सकते हैं कि इसके होने से क्या हो जाता है बॉडी में, वो 1 या 2 लाइन में ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं, क्योंकि 2 ही नंबर का सवाल। ओके, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जैक्ट व्हाट इज द हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। तो हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया क्या होता है, व्हाट इज हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया क्या होता है, एग्जैक्टली आपको डेफिनेशन लिखना है और एक सिचुएशन या एक पैथोलॉजिकल कंडीशन लिख देनी है, ताकि जिससे आप उसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो। पैथोलॉजिकल कंडीशन का मतलब डिजीज का नाम। ओके, फिर आता है ध्यान देना, What is jaundice and discuss its type। तो देखिएगा इसमें किस तरह का what is jaundice, हाँ अगेन यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन लिखने के बाद में उसका टाइप्स आप सिर्फ नाम लिख सकते हो दोस्तों, सिर्फ नाम लिखेंगे तो आपको काम चलेगा, डिटेल में नहीं जाना। अगेन मैं कहूंगा 2 ही नंबर का सवाल है, ज्यादा आपको आंसर नहीं लिखना है। ओके, फिर अगेन ध्यान दीजिएगा, गिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। तो ध्यान देना, यहाँ पे आंसर आप कैसे करेंगे, अगेन ये बड़ा उटपटांग सवाल है, 2 नंबर में आप नहीं लिख सकते इसका आंसर, या मतलब 20 वर्ड्स में नहीं लिख सकते। तो मैं कहूंगा यहाँ पे सिंपल, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन में डीएनए की फुल फॉर्म बता देना, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड बता देना, इसका स्ट्रक्चर आप इसका डबल हेलिकल इस तरह का बना सकते हैं, जिसमें आप नाइट्रोजन बेस जोड़ के बता सकते हैं, ये बना सकते हैं। और साथ में 2-3 वर्ड्स में 2-3 पॉइंट्स में सिंपल इसके फंक्शन लिख देना। ये भी बहुत ज्यादा हो जाता है 2 नंबर के हिसाब से, लेकिन इसने पूछा है तो अपन को ये लिखना चाहिए, आपको इस तरह से आंसर हो जाएगा। ओके, फिर आता है ध्यान देना, डिस्कस द नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। तो अगेन 2 नंबर के हिसाब से नॉमेनक्लेचर अगेन वेरी डिफिकल्ट टू राइट इन 20 वर्ड्स। तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं डिफाइन के लिए बोलूंगा, डिफाइन एंजाइम। और नॉमेनक्लेचर का जो पैटर्न होता है उसमें एक कोई एग्जांपल लेके आपको उसको डिस्कस कर दोगे तो आपका आंसर बैठ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने बता दिया। ध्यान रहे दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, लेकिन जो ये पहला सेक्शन है वो जनरली 5 नंबर कम से कम होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तभी वो का आंसर अपना परफेक्ट जाएगा, नहीं तो 2 नंबर में हम बड़ा मुश्किल होता है उसको अच्छे से लिखना। ओके, फिर आता है सेक्शन बी की बात कर रहे हैं। ध्यान देना, बी सेक्शन में आपको कोई से 2 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ 3, 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन है, तो मैं ध्यान देना इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगेन मैं कहूंगा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको आंसर किस तरह से करना देखना। डिस्कस सिंथेसिस एंड बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ 5HT। तो देखिएगा, सबसे पहले इसको आपको आंसर कैसे करना है, इसका आंसर मैं बता रहा हूं। सबसे पहले 5HT क्या होता है इसका डेफिनेशन लिखना है।
इसका डेफिनेशन लिखना है सबसे पहले, और उसका फिर दूसरा इसका पॉइंट रहेगा इसका सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस इसका क्या मतलब, इसका क्या रोल रहता है बॉडी में। और ध्यान रहे 10 नंबर का सवाल है, 10 मार्क्स का सवाल है, तो उसको डिटेल में सिग्निफिकेंस लिखेंगे तभी आपका आंसर सही जाएगा। और फिर उसके बाद थर्ड इसका बायोसिंथेसिस, हमारी बॉडी में किस तरह से सिंथेसाइज होता है उसका डिटेल में लिखेंगे तभी आपका 10 नंबर पूरे होंगे। ओके, तो इस तरह से इन पॉइंट्स के अंदर आपको आंसर लिखना चाहिए। फिर आता है, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिस्कस बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन। तो ध्यान देना प्रोटीन्स के करीबन 10 एक रोल होते हैं, उनको आप एक एक पॉइंट वाइज लिख के, सबसे पहले मैं इसको इस तरह से कहूंगा, इसमें सबसे पहले प्रोटीन के डेफिनेशन लिखेंगे, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन अल्फा एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है, और उसके बाद में उसकी लिस्ट बनाना, जो इसके फंक्शंस होते हैं, बायोलॉजिकल रोल होते हैं, और फिर उसके बाद में हर पॉइंट को आप डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल, याद तो उसका आंसर आपका कंप्लीट होगा। नहीं तो ये क्वेश्चन रोल के हिसाब से आपको बी फार्म लेवल पे बहुत छोटा क्वेश्चन बनता है, लेकिन एग्जामिनर ने दिया तो हमें डिटेल में जाना है और एग्जांपल सहित आपको आंसर करेंगे तो पूरा आपको क्वेश्चन बन जाएगा, उसका आंसर बन जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, डिस्कस अबाउट हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ डायबिटीज मेलिटस, आल्सो कमेंट ऑन एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं यदि लिखूंगा आंसर तो कैसे लिखूंगा, डायबिटीज मेलिटस क्या होता है, सबसे पहले मैं वो लिखूंगा, और उसके बाद में उसमें कौन कौन से हार्मोन्स, मतलब इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, व्हाट इज द डायबिटीज मेलिटस, और उसमें कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स का नाम लिखूंगा, और उसमें फिर उसका बाद में फ्लो चार्ट बनाऊंगा, फ्लो चार्ट में कौन से हार्मोन का किस तरीके से, मतलब पाथवे किस तरीके से वो काम करते हैं, डायबिटीज को रेगुलेट करते हैं, ये चीज आपको लिखनी चाहिए। फिर उसके बाद में एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, ये तो हो गया डायबिटीज, और उसके बाद में एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, इसका डेफिनेशन सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा, और उसके बाद में डेफिनेशन के बाद में ये कब होता है, इसके कॉजेज क्या होता है, और इसको पैथोलॉजी क्या होती है वो चीज लिखनी है, और इसका एक लास्ट में सिग्निफिकेंस क्या होता है वो चीज लिखनी है, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रहे इन तीनों क्वेश्चंस का आपको डिटेल में आंसर करना है, धीरे शॉर्ट में आंसर नहीं करना, क्वेश्चन थोड़े से लीक से हटके, तो आपको उसी तरह से आंसर करना है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन सेक्शन सी की बात कर रहे हैं। सेक्शन सी में यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है, तो जो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, इस तरह से 20 नंबर का सेक्शन है। तो देखिएगा, पहला गिव क्लासिफिकेशन एंड नेचर ऑफ लिपिड्स। तो ध्यान देना, अगेन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले लिपिड की डेफिनेशन बताएंगे, डेफिनेशन में ही उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे कि उसकी केमिकल नेचर आ जाए, जिसमें आप बोलते हो कि एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर बना देना, ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड के साथ एरो बना के ट्राइग्लिसराइड फॉर्म बना देना, उसका केमिकल नेचर हो गया। और उसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन दे देना, क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करेंगे तो अच्छा रहेगा, मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, और एग्जाम्पल जरूर देना ताकि आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। ये हो गया आपका किसका, लिपिड वाले पार्ट का। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, डिस्कस द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, एटीपी क्या होता है, इसका डेफिनेशन एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर से है, और ये फिर उसके बाद में इसका जो, यदि आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो तो आप स्ट्रक्चर जरूर बनाएं, और नहीं तो आप इसका रोल जो है, या यूं कहूंगा मैं सिग्निफिकेंस जो है, ये चीज लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ यही कहूंगा, इसको पॉइंट्स में आंसर करेंगे तो बहुत अच्छा आंसर होगा। ओके, फिर आता है नेक्स्ट, देखिएगा, डिस्कस द पाथवे एनर्जेटिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो देखिए, ग्लाइकोलाइसिस का पहले सवाल पूछा जा चुका, लेकिन फिर से दोबारा पूछा है एग्जामिनर ने। तो ध्यान देना, मैं यहां से यदि मैं एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा तो सब शुरुआत करूंगा डेफिनेशन के साथ में, फिर इसका पाथवे बनाऊंगा, पाथवे के बाद में उसकी एनर्जेटिक्स बता दूंगा। एनर्जेटिक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, एनर्जेटिक्स का मतलब है इसमें कितने एटीपी बने, वो एटीपी बताऊंगा, और कितने यूज
यूज है वो बताऊंगा, और उसके बाद में उसका सिग्निफिकेंस 3-4 लाइन में उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा ग्लाइकोलाइसिस का, वो चीज बताऊंगा। इस तरह से आपको 4 पॉइंट्स में आंसर करेंगे तो आपको आंसर परफेक्टली जाएगा। फिर ध्यान देना, नेक्स्ट आता है डिस्कस द बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। तो देखिएगा बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड से सबसे पहले मैं ये कहूंगा फैटी एसिड क्या होते हैं, पहले उसकी डेफिनेशन लिखूंगा, साथ में एग्जांपल जरूर दूंगा, एग्जांपल के बाद में इसका बायोसिंथेसिस वर्ड आएगा। बायोसिंथेसिस में ध्यान दीजिएगा, बायोसिंथेसिस में अपन क्या करेंगे, एसाइल कोएंजाइम से शुरुआत होती है और आपको फैटी एसिड साइकिल चलती रहती है। वो एक इसका फ्लो चार्ट, फ्लो या चार्ट कहूंगा, या आपका कहेंगे इसको पाथवे। इसका जो पाथवे वो आपको डिस्कस करना। पाथवे को ध्यान रहे, जब भी आप पाथवे लिखें तो आपको उसमें एंजाइम्स का नाम जरूर लिखें, और वो उस एंजाइम के साथ में वो रिएक्शन किस तरह की होती है, चाहे डीकार्बोक्सिलेशन हो, चाहे कंडेंसेशन हो, चाहे किस तरह का रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन का टाइप जरूर लिखें। तो आपका पूरा पाथवे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में हो जाएगा, तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। और इस तरह से थोड़ा सा जब ये ऐसा लिखते हैं तो थोड़ा खुला खुला लिखें, और हो सके तो थोड़ा सा 2 कलर के पेन यूज करेंगे तो बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा। फिर आता है, ध्यान देना, डिस्कस द बायोसिंथेसिस ऑफ पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड। तो ध्यान देना, पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड अगेन मैं कहूंगा यहाँ पे डेफिनेशन क्या होती है पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड, उसका एग्जांपल कौन कौन से हैं, और फिर उसका बायोसिंथेसिस का पाथवे बनाना है। बायोसिंथेसिस का इसका पाथवे बनाना है। पाथवे में मैं वही कहूंगा जो अभी मैंने बताया, पाथवे किस तरह से लिखना है, पाथवे प्रॉपर तरीके से लिख के कोशिश करें तो दो कलर के पेन यूज करके, जैसे एंजाइम अलग से लिख दिया, इस तरह से लिखेंगे तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होगा। साथ में इसका सिग्निफिकेंस एक या 2 लाइन में आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा आंसर जाएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, सेक्शन सी के ही अगेन यहाँ पे कोई से 3 सवाल करने हैं 4 में से, मतलब आपके पास ऑप्शन है। मैं यहाँ पे आपको चारों क्वेश्चंस का आंसर बताता हूँ किस तरह से लिखना है। तो देखिएगा, व्हाट आर द एंजाइम एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो ध्यान देना, सबसे पहले इसका डेफिनेशन आएगा एंजाइम का। एंजाइम का डेफिनेशन के बाद में 2 लाइन में आप इसका थोड़ा सा बता देंगे कि एंजाइम की प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी स्पेसिफिक होता है, ये सारी चीजें, और इसका प्रोटीन नेचर होता है, ये सारी चीज बताएंगे, और साथ में 1-2 एग्जांपल। उसके बाद में आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे। क्लासिफिकेशन आपको ध्यान होगा, इसकी 6 कैटेगरीज होती है, उन 6 कैटेगरीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। 5 नंबर का सवाल है तो आपको डिटेल में डिस्कस करते हुए एग्जांपल तौर पे लिखना है, तो इस तरह से आपको आंसर कंप्लीट होगा। फिर आता है नेक्स्ट, देखिएगा, डिस्कस अबाउट हाइपर यूरेसिएमिया कोमा गाउट। तो ध्यान देना, हाइपर यूरेसिएमिया क्या होता है, सबसे पहले इसके डेफिनेशन लिखेंगे। गाउट कौन सी सिचुएशन में होता है उसकी सिचुएशन लिखेंगे। बेसिकली मैं कहूंगा तो हाइपर यूरेसिएमिया की वजह से ही गाउट होता है, तो ये आपको पता होगा। और इसका थोड़ा सा आप इसका रीजन क्या होता है, इसके जो कॉजेज क्या होते हैं वो, और इसका पैथोफिजियोलॉजी लिखोगे, मतलब किस वजह से होती है वो चीज लिख दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका हाइपर यूरेसिएमिया। और उसके बाद में होता है डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस एंड इनहिबिटर्स। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर कैसे करना है चाहिए आपको। पहला, प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, तो देखिएगा, प्रोटीन सिंथेसिस का इसको आपको शॉर्ट में लिखना है। 5 नंबर का ही सवाल है दोस्तों, जनरली ये 10 नंबर का सवाल आता है, लेकिन एग्जामिनर ने आपको 5 ही नंबर का सवाल दिया है, तो आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, जिसमें क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे न्यूक्लियस में इस तरह से न्यूक्लियस बनाना चाहिए। न्यूक्लियस में यहाँ पे mRNA बनता है, वो बाहर आता है और वो राइबोसोम पे जाके प्रोटीन बनाता है। इस तरह से जो ये बनता है, और इसका डायग्राम बनाने के साथ में उसका फ्लो चार्ट और बना दोगे तो वो आपका आंसर बन जाएगा। और इसके इनहिबिटर्स जनरली आपको ध्यान हो तो एंटीबायोटिक्स को एज इनहिबिटर्स यूज होती है, तो वो हो गए उसके इनहिबिटर्स। उनके एग्जांपल क्या होते हैं, ये हो गया आपका प्रोटीन सिंथेसिस। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आता है, डिस्कस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो देखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, दोबारा क्वेश्चन आ गया, एग्जामिनर ने 2 क्वेश्चन दे दी इसी यहीं पे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है, यहाँ पे इसका बारे में लिखना है, और यहाँ पे इसका पहले सबसे पहले किस तरह से लिखना है, डेफिनेशन बताना है, फिर इसका मैकेनिज्म लिखना है,
मैकेनिज्म के साथ में इसका जो पाथवे चलता है वो पाथवे बनाना, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं साइटोक्रोम होते हुए, और उसके बाद में इसका सिग्निफिकेंस लिखना है। सिग्निफिकेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि इसका क्या यूज है, क्या रोल है, ये चीज आपको लिखनी है, तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे एक बार जरूर बोलूंगा, यदि आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो यहाँ पे जरूर कमेंट कीजिएगा। इस तरह से हमने पूरा का पूरा पेपर डिस्कस कर लिया जो 2019 में आया था। ये आपके इंस्ट्रक्शन हो गए, ये पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन बी सेक्शन, चौथा पांचवा ये बी सेक्शन के हो गए, छठे और सातवां क्वेश्चन सी सेक्शन का हो गया। यहीं पे मैं आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेष दूंगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर लेना, और अपने दोस्तों को जितना हो सकता शेयर करें ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके, उनको भी आइडिया लग सके और वो भी एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सके, पास हो सके। यहीं पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। थैंक यू वंस अगेन।